प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम सब शब्द विचार, इसके पहले हम सब वर्ण विचार पढ़े। वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है। तो आइए शब्द विचार की तरफ। शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा: एक या अधिक वर्णों से बनी हुई, एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है। एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द न मीन्स नहीं, व मीन्स और। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता, शेर, कमल, नयन, प्रसाद, सर्वव्यापी, परमात्मा। तो शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। तो वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब पहले ही बताया कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। जैसे घोड़ा, किताब, अंक आदि। तो शब्द भाषा की क्या है? ऐसी इकाई है जिनका कुछ अर्थ होता है। जैसे कमल। अब कमल शब्द सुनते ही हम एक विशेष फूल की कल्पना कर लेते हैं। कमल शब्द सुनते ही हम सब एक विशेष फूल की कल्पना करते हैं। अतः हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो चित्र उभरते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं को भाषा के रूप में व्यक्त करने का कार्य शब्द करते हैं। जो हमारे मन में विचार उठते हैं, जो चित्र उभरते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं को भाषा के रूप में व्यक्त करने के कार्य को शब्द कहते हैं। अब आपके मन में कभी कभी प्रश्न उठता होगा कि शब्द कैसे बना, कहाँ से आए, इन्हें किसने बनाया, इनकी खोज किसने की? प्रश्न यह आपके मन में उठता होगा कि शब्द कैसे बने, कहाँ से आए, इन्हें किसने बनाया, इसकी खोज किसने की? तो प्रिय बच्चों, शब्द सभ्यता के विकास के साथ साथ बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? सभ्यता के विकास के साथ साथ बनते हैं। अब हमारी हिंदी में जो शब्द के विकास हुए हैं, वो शब्द का विकास अत्यंत समृद्ध भाषा होने के कारण, हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध है। इसकी समृद्धि में ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, इसका स्रोत क्या है, इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है और इसकी समृद्धि के लिए शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, इनका स्रोत क्या है, इनको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। अब निम्नलिखित भाग क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो शब्द के भेद अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर
और व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद सार्थक एवं निरर्थक। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद क्या है? सार्थक और निरर्थक हैं। अब सार्थक किसे कहा जाता है? जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, कार्य, क्षमा इत्यादि, ये सार्थक शब्द हुए। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम निरर्थक कहते हैं। जिन वर्ण समूहों का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम सार्थक कहते हैं। जैसे कमल, खटमल, रोटी, केला इत्यादि। निरर्थक, जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ न निकले उसे हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। अब निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन कभी कभी सार्थक शब्दों से मिलकर के निरर्थक शब्दों का भी अर्थ निकल आता है। जैसे कोई आए आपके घर में अतिथि, तो आप कहेंगे पानी वानी लाइए। अगर इसको अलग अलग करेंगे हम तो निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकला। पानी का अर्थ निकला लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे पानी वाणी, अब दोनों को साथ अगर जोड़ते हैं तो सार्थक के साथ निरर्थक शब्दों का भी अर्थ निकल जाता है। पानी के साथ वाणी, पानी के साथ कुछ और लाने की बात कही जा रही है, मीठा लाने की बात हो रही है। यह निरर्थक शब्द का भी कोई अर्थ निकला, लेकिन अगर इसको अलग अलग करेंगे हम तो निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक के भी भेद हैं। सार्थक के क्या भेद हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ निकलता है उसके हम क्या कहेंगे? एकार्थी शब्द। अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो। एक ही शब्द का जहां पर अनेक अर्थ निकलता हो उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर मीन्स हाथ, कर मीन्स टैक्स, तो अनेक अर्थ निकला कि नहीं निकला। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिसका समान अर्थ निकले उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य, अब सूर्य का समानार्थी क्या हो गया? सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब क्या है? समानार्थी शब्द, जिसको कहते हैं हम पर्यायवाची शब्द। विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थक को विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है, विलोम शब्द भी कहा जाता है, उल्टा शब्द भी कहा जाता है। तो जिसके विपरीत अर्थ निकलते हों उसे हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख का दुख, छोटा का बड़ा, ये क्या है? विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो सार्थक शब्द के भेद हैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। समझ में आ गया प्रिय बच्चों? निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा शब्द के भेद। अब आइए प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। अब विकारी किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा लिंग वचन काल में परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन और कारक,
के अनुसार जहाँ परिवर्तन आता है, विकार आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। विकारी किसे कहते हैं? जिसके लिंग वचन काल में परिवर्तन होता है उसे हम विकारी कहते हैं। अब विकारी, जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में लिंग लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है। लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं। लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। अभी लिंग वचन और कारक, तो जिसके लिंग वचन काल में परिवर्तन होता है उसे हम विकारी कहते हैं। अब विकारी के 4 भेद हैं। विकारी के क्या भेद हैं? 4 भेद हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त रूप में केवल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का हम परिचय करा रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, जैसे किसी का नाम, किसी स्थान। जैसे मान लीजिए राम पढ़ता है, तो राम क्या है? व्यक्तिवाचक है। गंगा, गंगा क्या है? एक नदी का नाम है, तो यहां व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक, किसी जाति का जहां बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, अब पेड़ एक जाति हो गई। आदमी, आदमी एक जाति हो गई। लड़का एक जाति हो गई। यहां पर जहां जाति का बोध कराए उसे हम जातिवाचक संज्ञा, और जहां भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जैसे बूढ़ा एक जाति है, अब बूढ़ा से बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। मानव, मानवता एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़का, लड़का से लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है और राम की जगह वह का प्रयोग कर दिए तो वह क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम जब पढ़ाएंगे तो उसको विस्तृत रूप में सर्वनाम के भेदों को बताएंगे। विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। राम अच्छा लड़का है, अब अच्छा क्या है? विशेषण है। विशेषण के भेद भी है, तो जब विशेषण पढ़ाएंगे तो विशेषण के भेदों को भी समझाते हुए बताएंगे। आइए क्रिया, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, या पढ़ता है क्या है? क्रिया है। पढ़ता है क्या है? क्रिया है। तो इस तरह से विकारी, अब शब्द के भेद के अंतर्गत विकारी के 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी, जिन शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी कहते हैं। अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय। जिसके लिंग वचन काल में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी कहते हैं। जिसके लिंग वचन काल में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी कहते हैं। अब अविकारी के भी 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक।
अभिकारी के कितने भेद हैं? 4 भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस तरह से प्रयोग के आधार पर शब्द के जो भेद बताए गए हैं वो 2 विकारी और अविकारी। कहीं कहीं व्याकरण में प्रयोग के आधार पर शब्द के यही 8 भेद बताए जाते हैं जो कहीं कहीं व्याकरण में लिखे मिलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो प्रिय बच्चों, शब्द का दूसरा भेद था प्रयोग के आधार पर। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद कौन कौन से हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो सीधे हिंदी में आ जाए उसे हम तत्सम कहते हैं। तत् मीन्स वह, सम मीन्स समान। वही शब्द जो समान रूप से हिंदी में आए उसे हम तत्सम कहते हैं। और संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर के हिंदी में आए उसे हम तद्भव कहते हैं। तत् मीन्स भव मीन्स होना। जो परिवर्तित होकर आए उसे हम तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन तद्भव इसका क्या होगा? आग होगा। अच्छ। अच्छ मीन्स अच्छ तत्सम शब्द है, लेकिन आंख तद्भव शब्द हो जाएगा। जैसे क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम शब्द, लेकिन खेत तद्भव। हस्त तत्सम, हाथ तद्भव। तो प्रिय बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद हैं, पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव। तो तत्सम और तद्भव आपको समझ में आ गया होगा। देशज और विदेशज। अब देशज किसे कहते हैं? जो शब्द देश में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएं, जो हमारे देश में बोली जाने वाली जो भाषाएं होती हैं, जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं, उन्हें हम देशज कहते हैं। हिंदी में बहुत सारे देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे थैला, देहात, अमराई, ये सब प्याऊ, ये सब क्या है? देशज शब्द है। विदेशज, हिंदी में बहुत सारी विदेशी शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो शब्द अनेक विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम विदेशज कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कॉपी, डॉक्टर, ऑफिस, चाय। तो प्रिय बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कहीं कहीं व्याकरण में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद भी बताए जाते हैं। अब 5 भेद कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 5वां है संकर शब्द। संकर शब्द 2 भाषाओं के मेल को हम संकर शब्द कहते हैं। 2 भाषाओं के मेल को हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी। रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। इसको हम यहाँ पर संकर शब्द भी कह सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, ये शब्द का तीसरा भेद था तद्भव, तत्सम। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। मैं फिर से तत्सम शब्द पर आ रहा हूं। संस्कृत के वे शब्द सीधे आकर के हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं
उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर आते हैं, जो क्षेत्रीय भाषाओं से परिवर्तित होकर के आते हैं। जो संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर के आते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में आपके सामने बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं, जैसे आम्र, आम्रिंस आम, गोमल या गोमय, तद्भव क्या होगा? गोबर, ऊंट ऊंट, घोटक घोड़ा। तो इस तरह से तद्भव और तत्सम, देशज और विदेशज, देश धन ज अर्थात देश में जन्मा, जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता इत्यादि। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को हम विदेशज कहते हैं। तो ये आपका तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। अब आइए व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति अथवा रचना की दृष्टि शब्द के भेद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ किसे कहते हैं? अब व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि शब्द के भेद जो बताए गए हैं वह उसके 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़, कह रूढ़ हो गया है, कठोर हो गया है, अब इसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कल, पर, ये क्या है? एक शब्द है। अब इसको हम खंड कर दें, क को अलग कर दें, ल को अलग कर दें, प को अलग कर दें और र को अलग कर दें, इसके टुकड़े टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, अर्थात इसका अर्थ यह निरर्थक हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जिसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अयौगिक, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकले उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हैं और जिसके खंड करने पर कोई अर्थ निकलता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्द जैसे देवालय, देवधन आलय, राजपुत्र, राजपुत्र, राजा धन पुत्र, इसके खंड करने पर कोई अर्थ निकल रहा हो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ की तरफ ध्यान दिलाते हैं, किसी विशेष अर्थ की तरफ बोध कराते हों, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, अब लंबोदर विशेष अर्थ लंबा है, उदर जिसका। पंकज, पंक मीन्स कीचड़, ज मीन्स जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। दशानन, दस है आनन जिसके, अर्थात रावण। तो प्रिय बच्चों, आप शब्द के भेद के अंतर्गत शब्द किसे कहते हैं, शब्द कहां से आए, रचना के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद को आपको मैं समझाया। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मैं इसके लिए क्वेश्चन दूंगा, आप इसको बनाइएगा। आइए हम सब इस शब्द
भेद को पढ़ने से क्या सीखे? तो हम सीखे शब्द भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक शब्द का अर्थ अवश्य होता है। जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद भी कहते हैं। जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के भेद रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद दो सार्थक और निरर्थक। तो आज हम सब शब्द चैप्टर पढ़ने के बाद ये सब बातों को सीखे। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको आप उस प्रश्नों के उत्तर को आप हल करिएगा। अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।